लास्ट में हमने ये किया था, सो वी वर आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन विच यू वर सपोज्ड टू आंसर। तो चलिए आपसे, आप पहले ट्राई करिए। सवाल मैं दोबारा बता रहा हूं, NH3 पॉजिटिव का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो Nr3 प्लस से कम है। इफ यू लुक एट द ऑर्डर, Nr3 plus is before NH3 plus, and the question is that R, which is supposed to be an alkyl group, it will push electrons because of the plus effect, due to which the positive charge on N should decrease, and because it decreases, the ability of the N plus to pull the electrons will decrease. H की इंडक्टिव इफेक्ट होती है 0, तो यहां पे इसका पूरा प्लस रहेगा N पे, यहां पे N पे प्लस कम होगा बिकॉज ऑफ द प्लस आई ऑफ द 3R। तो जब N पे प्लस कम हो गया तो उसका माइनस आई कम होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा है। अब क्या हो सकता है, रीजन बताओ। देखो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते, और आप भी ये जानते हैं कि मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे। इनिशियली यू विल गिव वियर्ड रीजंस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो एनी आइडिया? तो दोनों में प्लस है, और NH3 में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि H पुश नहीं कर रहा। Nr3 में N पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है क्योंकि R पुश कर रहा है। तो फंडा ये है। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, देखो पहली चीज ये पता है कैसे बात कर रहे हैं हम। आपको एक आदमी यहां से पुश कर रहा है, एक आदमी यहां से पुश कर रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, क्या आप पे कोई असर नहीं होगा? somebody is pushing you from this side, somebody is pushing you from this side, आपके पास तो फोर्स ऐड हो गया ना। अब हम कहते हैं कि नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो का क्या मतलब होता है कि रिलेटिव टू द ग्राउंड आप मूव नहीं करोगे, लेकिन आप पे उसका स्केलर का तो असर हो रहा है। वेक्टर इज गेटिंग कैंसिल्ड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आपकी तो हड्डियां टूट जाएंगी। जस्ट इमेजिन somebody is pulling you from here 5 newtons, somebody is pulling this hand with 5 newtons. Now you may remain there but your hand will go off. So remember, inductive effect is not like a dipole moment or something where something may get cancelled। और वैसे भी देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है। तो इसके जो 3 R हैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट अगर वेक्टर भी होता तो भी कैंसिल नहीं होता, लेकिन वेक्टर की तो बात सोचो मत आप। इसने थोड़ा पुश किया प्लस कम हुआ, इसने थोड़ा पुश किया, अब इसके प्लस कम करने से इसके प्लस कम पे असर थोड़ी होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होगा तो फिर माइनस आई कम होना चाहिए। हाँ जी मैडम। लोन पेयर नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड है इन पे। द वेरी फैक्ट दैट इट हैज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ प्लस चार्ज। इसका लोन पेयर नहीं है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। एन आर का नहीं, आर का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्लस आई, तो आर ने तो दिया। वो अलग बात है कि इस केस में एन भी लेगा क्योंकि एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो और लेगा ना। मतलब आप ये देखो इन दोनों केस में एन प्लस है ना, तो ये कॉमन हो गया। एक जगह आर लगा, एक जगह एच, तो आर और एच का ही फर्क है ना। अब देखिए इसका रीजन क्या है। ये रीजन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये रीजन आप बिना जाने जान नहीं सकते।
और मैं जब आपको रीजन बताऊंगा अब आप जान जाएंगे. दिस इज हाउ यू गेट टू नो न्यू थिंग्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक. द लॉजिक गोज लाइक दिस. यहां पे लॉजिक ये है, पहली चीज आप मुझे बताइए, हाइब्रिडाइजेशन आपने sp3 पढ़ा, sp2 पढ़ा होगा, sp पढ़ा होगा. तो एक तरफ है sp3, एक जगह है sp2 और एक जगह है sp. ऐसे जाने पे s कैरेक्टर बढ़ रहा है. बट याद रखिएगा इनकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पे नहीं होती, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की पूरी रेंज होती है. मतलब डोंट थिंक हाइब्रिडाइजेशन इज क्वांटाइज्ड. sp या तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा. यू कैन हैव sp 2.3 ऑल्सो. यू कैन हैव sp 2.1, 2.9. मतलब ये कंटिन्यूस हाइब्रिडाइजेशन. ये लैंडमार्क्स हैं उसके कि यहां से यहां गए तो एक पड़ा हुआ आएगा ये, उसके बाद एक ये. बट हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन बिटवीन ऑल्सो. Now you might wonder what the hell does that mean? How can you have sp 2.3? पे sp3 का तो मतलब है 3 ऑर्बिटल यूज हुए, 2 का मतलब है 2 यूज हुए. What do you mean by 2.3? So please understand we are talking about quantum mechanics, which is not as simple as your understanding is. In fact, you cannot understand quantum mechanics. That's the most important part. So now comes the question, how do you explain this? इसका मतलब क्या? मतलब ये है, अगर परफेक्ट sp3 बना तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है, इसको 109.5 मान लेते हैं, 28 को 30 मिनट्स मान लेते हैं और इसको कह देते हैं 109.5 डिग्री. ठीक है, टू मेक इट इजियर. सो 109.5 डिग्री है. sp2 बॉन्ड एंगल 120, sp 180. अब क्या हर एक का एंगल सिर्फ इन तीनों में ही होता है क्या? तो 117 भी तो हो सकता है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल तो कुछ भी हो सकता है. बॉन्ड एंगल इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट कैन टेक एनी वैल्यू. एंड बॉन्ड एंगल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. भाई हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो अपने बॉन्ड एंगल बताया. तो अगर बॉन्ड एंगल इन बिटवीन हो सकता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी इन बिटवीन हो सकता है. मतलब क्या? मतलब ये कि अब मान लीजिए सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें एंगल है 117, और मैं पूछ रहा हूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ. कैसे बताओगे? अब आप कहोगे sp3 और sp2 के बीच में होगा कि भाई 109.5 120. मैं पूछ रहा हूं मुझे एग्जैक्ट बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो आप लॉजिक ये लगाएंगे कि इन दोनों में एक पी कम हुआ, sp3 बन गया sp2, एक पी कम हो गया. और बॉन्ड एंगल में कितना इंक्रीज आया? 10.5. सो हम कहते हैं 10.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने पे एक पी कम हुआ. अज्यूमिंग दैट द डिक्रीज ऑफ पी इज कांस्टेंट. मतलब sp3 और sp2 के बीच में हर एंगल पे, हर 1 डिग्री एंगल पे कांस्टेंट डिक्रीज होता है अगर पी, तो मुझे बताओ 1 डिग्री पे कितना पी कम होगा? 1/10.5. और 117 पे बॉन्ड एंगल कितना इंक्रीज हुआ है? 7.5. तो 10.5 एंगल अगर इंक्रीज होता तो 1 पी डिक्रीज होता, यानी कि 1 डिग्री इंक्रीज होता तो इतना पी डिक्रीज होता. यू गोइंग बाय द सेम लॉजिक, अगर 7.5 डिग्री इंक्रीज हुआ तो पी कितना डिक्रीज हुआ साहब? 7.5 अपॉन 10.5, यूनिटरी मेथड. तो अगर पी इतना कम हुआ, ये इसकी वैल्यू, इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 7/10 टू मेक इट इजियर. 0.5 होगा, 7/10 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 0.7. और यहां था sp3, इसमें से 0.7 अगर पी कम होगा तो कितना बचा? तो ये है sp 2.3. So remember, hybridization is continuous. It is not discrete. Time is continuous.
टाइम इज नॉट मेड अप ऑफ 1 सेकेंड। ये मत सोचो कि 1 सेकेंड और दूसरे सेकेंड के बीच का जो गैप है उसमें कोई टाइम नहीं है ना, टाइम इज कंटिन्यूअस। मिली कर लो, माइक्रो कर लो, जितना मर्जी कर लो आप। तो जैसे टाइम कंटिन्यूअस है वैसे ये कंटिन्यूअस है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसकी बात यहां क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं जनाब कि NR3 पॉजिटिव में आपके पास R पे N पे 3 R लगे हैं। कहने के लिए तो ये sp3 होना चाहिए, N 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये R होते हैं बड़े ग्रुप्स, इनमें भी अपने बॉन्ड्स होते हैं। आप CH3 मान लो R को, CH के तो बॉन्ड्स हैं। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट मी शो यू दैट, N CH3 CH3 CH3। अब आप देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने पास पास आएंगे, इनके आपस में रिपल्शन होगी, इसे कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। When groups repel each other because of their lone pairs or because of their bond pairs, we call it steric repulsion. तो इस रिपल्शन से बचने के लिए मॉलिक्यूल क्या करेगा, इट विल ओपन अप। ओपन अप मतलब it will try to increase the bond angle. Remember, when the bond angle increases, P decreases. P decreases meaning S character increases, electronegativity increases. तो NR3 पॉजिटिव में बॉन्ड एंगल जो है वो 117 होता है, NH3 पॉजिटिव में इट इज ऑलमोस्ट 109.5। तो 117 अगर ये है तो इसमें मतलब ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन की बढ़ गई, और एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो खींचेगा ज्यादा ना, माइनस आई। सो दो द पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द प्लस इफेक्ट ऑफ आर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इज इंक्रीजिंग, which will make it have more minus I than NH3 positive. Now there are two opposing forces. एक है भाई R का प्लस इफेक्ट, एक है बॉन्ड एंगल इंक्रीज। अब हमें नहीं पता डोमिनेट कौन करेगा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है इंडक्टिव इज अ वीक इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो N का पॉजिटिव कम हो रहा था वो कम होगा। समझ रहे हो? इट विल डिक्रीज लेस बिकॉज इंडक्टिव इज अ वीक इफेक्ट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बॉन्ड एंगल इंक्रीज में डोमिनेट। अब ये हम कह नहीं सकते कि क्या डोमिनेट करेगा, रिजल्ट बता रहा है कि यही डोमिनेट कर रहा है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन आता है फैक्ट को जानने के बाद, कोई पहले से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा कैसे आया, मॉडल ऑफ एन एटम एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया ना। फिर थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसने कहा इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड ने किया गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, उसने कहा न्यूक्लियस है। बोर ने कहा ना तेरी ना मेरी, इसकी मिला के अपना एक मॉडल बना दिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से आते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखने के बाद हम कहते हैं हां इसका रीजन ये है। वो अलग बात है कि आपसे सवाल पूछा ऐसे जाएगा कि बताओ जी इन दोनों में से ज्यादा कौन है। They can ask you a question which is greater, NR3 plus or NH3 plus, but now that you have seen it you will be able to answer. Otherwise if you are given an unknown situation then you can go 50% here 50% here, then it can go anyway, because remember prediction can be accurate only up to a limit. Unquantified things cannot be predicted accurately. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? पीछे वालों को समझ में आया? आगे वालों को समझ में आया? बीच वालों को तो आया ही होगा। हाँ जी, प्लेन नहीं, ये प्लेनर है ही नहीं, ये टेट्राहेड्रल ऑलरेडी। देखो sp2 होता प्लेनर, तो ये पहले ही कोई प्लेन में नहीं है इनमें, और अभी sp3 से चेंज होकर
एसपी 2.3 पे आ गया है, इनफैक्ट ये प्लेन की तरफ जा रहा है ना भाई। सोचो कि एन ऊपर था, 3 आर नीचे थे, ऐसे ये होता टेट्राहेड्रन ना। अब आप इमेजिन करो कि ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन ये तीनों आर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ताकि वो एन की प्लेन के पास आने की कोशिश करें, ताकि बॉन्ड एंगल बढ़ जाए और रिपल्शन इनके बीच का कम हो जाए। लेकिन बॉन्ड एंगल बढ़ने से एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। आर एबल टू गेट दिस? तो इसको लिखे, चलो जी लिखते हैं। NR3 प्लस NR3 plus has greater minus I effect compared to NH3 plus. Which should not be the case, as R groups are plus I groups and should decrease the positive charge on N. But R groups are bulky and would repel each other due to steric hindrance. इसको steric hindrance कहते हैं। This forces them to go away from each other, which in turn increases the bond angle. Nitrogen becomes more electronegative due to the increased bond angle, and thereby has more minus I effect. समझ में आ रहा है?
और जब आप कोई सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिख रहे हो, जैसे स्कूल का पेपर है, बोर्ड है, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज द लेंथ ऑफ योर आंसर शुड करस्पॉन्ड टू द मार्क्स, नंबर 1. ठीक है. If suppose it were a 2 mark question, you simply write, due to the steric hindrance, bond angle increases, nitrogen becomes more electronegative, therefore it shows greater minus effect. If it is a 5 mark question, you do explaining everything, कि steric hindrance से bond angle खुलता है, bond angle खुलने से p कैरेक्टर कम होगा, जो भी है, all that crap. So all of that depends on the marks of the question, number 1. Number 2, there are certain keywords in these questions which you must underline. Because remember, nobody who's checking a subjective paper has the time to first of all decode your handwriting. Your handwriting itself is a puzzle. They gave you a puzzle, you gave them a puzzle in return. Just try and understand what I've written. So पहले तो वो decode करें तुम्हारे handwriting को, and then they're supposed to understand what you've written in terms of English. And understand, oh, this is what you're going to say. Nobody has the time. So what you do is, you have to underline certain keywords. Increase bond angle, steric hindrance. So when you underline these, automatically these things will be seen, and they will know अब बाकी का तो लैंग्वेज है बस. क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर तो है नहीं, क्योंकि वो मतलब ग्रामेटिकल एरर के लिए मार्क्स काटें. तो इसलिए if you can underline those words, it becomes easier for the person to check, and you get the marks that you deserve. ठीक है. Alright, so that is the part about this. So this is your inductive effect. समझ में आ रहा है? आ तो नहीं क्या समझ में? आ गया? वेरी गुड. चलो, अगला इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट बताओ जी, क्या जानते हो आप रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में? ओके, okay, shifting of pi electrons due to conjugation. What else? अलग अलग conjugation की होती हैं. देखिए साहब, इंडक्टिव इफेक्ट में आप नोटिस करिए, हमने क्या कहा? हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहां था, इट पुश्ड और वो यहां चला गया. आर वी नॉट लोकलाइजिंग द इलेक्ट्रॉन? आर वी नॉट सेइंग ये रहा या अब यहां है? तो जब आप किसी चीज को लोकलाइज करते हो, वो उसका पार्टिकल बिहेवियर है. और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अच्छा ड्यूअल बिहेवियर, जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आता क्या चीज है वो एक अलग कहानी है अलग से. और ये क्योंकि हमारी रियलिटी में नहीं दिखता ना हमें कोई चीज, इसलिए हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है. वी कैन अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ इज ब्यूटिफुल. ये रहा ब्लॉक, इतनी वेलोसिटी आई, क्योंकि हम कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. जो हम कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते ना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि वो सारा माल होता है एटम के अंदर. एटम ही नहीं देखा आज तक, अंदर क्या देखा देखेंगे? इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, एंड देन यू गेट स्केर्ड. ये क्या हो गया? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन, मतलब सो कई चीजें हमारी समझ से बाहर हैं, तो हमें कुछ चीजें समझने, हमें माननी पड़ेंगी. हाँ जी ठीक है, आप कह रहे हो, इतने लोग कह रहे हैं तो सही होगा, पार्टिकल भी है, वेव भी है, क्योंकि हम उसको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि देखा यह गया है, आप इस साल पढ़ेंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं. दिस ईयर यू विल बी रीडिंग ऑप्टिक्स इन फिजिक्स. उसमें आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, एक फिनोमेना है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आप. तो उसकी कहानी बेसिकली ये होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक सोर्स है
और जैसे आपने देखा होगा वो जो टेनिस खेलते हैं ना, सो दे हैव अ बॉल स्प्यूइंग मशीन जो बॉल फेंकती है, ठीक है, तो लेट्स कॉल इट अ गन दैट शूट्स tennis balls, okay, and we have coated the tennis balls with something so that when they hit a screen they leave a mark. अब एक गन है जो टेनिस बॉल्स शूट कर रहा है, यहां पे स्क्रीन है और बीच में मैंने लगा दिया बैरियर, और बैरियर में एक ओपनिंग है, ओपनिंग इतनी बड़ी है कि अब बॉल कैन पास थ्रू, रादर मतलब मे बी 2-3 बॉल्स कैन पास थ्रू. अब आपने इस गन से टेनिस बॉल शूट करने शुरू किए, आपको स्क्रीन में पैच कहां दिखाई देगा? भाई जहां पे होल है उसके सामने दिखाई देगा, यहां पैचेस आएंगी. एक आध पैच यहां भी आ सकता है कि भाई बॉल कोने से टकरा जाए या बॉल और बॉल आपस में टकरा जाए, तो एक आध डिफ्लेक्शन होगी, बट मेजरली वी एक्सपेक्ट पैच हियर. तो ये है पार्टिकल बिहेवियर, ठीक है. और ये वेव बिहेवियर भी ऐसे ही है, यानी कि अगर आपने बॉल्स को फेंका, पैच लग गया, आप अगर लाइट फेंकोगे वेव, तो वो भी लाइट यूं जाएगी और सीधा यहां के लगेगी. और इमेजिन करिए कि हमारा जो स्क्रीन है इट इज सेंसिटिव टू लाइट, तो जहां लाइट आई वो एक्सपोज हो गया एरिया, तो आपको एक्सपोजर यहां दिखाई देगा, ठीक है. तो एक स्लिट में तो फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल भी ऐसी बिहेव कर रहा है, वेव भी ऐसी बिहेव कर रहा है. अब इन्होंने क्या किया, डबल स्लिट लिया, इट्स कॉल्ड अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो व्हाट हैपेंस इज कि अब हमने स्लिट यूज किए 2. अब देखो बिहेवियर कैसे चेंज होता है पार्टिकल और वेव में. तो यहां पे जी 2 स्लिट है. अब मैंने टेनिस बॉल फेंकना शुरू किया, पहले आपको क्या दिखाई देगा? एक पैच इसकी सीध में, अज्यूम करो कि गन ऐसा है कि वो दोनों होल में फेंक पा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फेंकेगा, थोड़ा बहुत तो डिविएशन हो गई. तो यहां के सामने पैच दिखाई देगा, यहां के सामने पैच दिखाई देगा, आपको 2 पैच दिखाई देंगे पार्टिकल. लेकिन लाइट में कहानी बिल्कुल बदल जाती है. जैसे ही आपने लाइट डाला और ये 2 स्लिट के थ्रू मूव कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स डायमेंशंस ऑफ द स्लिट हैव टू हैव समथिंग टू विद द वेवलेंथ. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, बट आपने लाइट डाला. जब लाइट डालते हैं तो क्या होता है कि आपको एक ब्राइट पैच दिखाई देगा. ये जो बैरियर है ना दोनों स्लिट के बीच में, इसके मिडिल पॉइंट पे दिखाई देगा ब्राइट पैच, जहां स्लिट है ही नहीं. और जहां स्लिट है उसके सामने आपको एक डार्क पैच दिखाई देगा, यहां डार्क होगा, ये दोनों जगह डार्क होगा. फिर एक और ब्राइट पैच दिखाई देगा जिसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी, जो फर्स्ट वाला है. यहां भी बिल्कुल एक ब्राइट होगा जो इससे कम होगा, फिर एक डार्क होगा, और इसकी डार्कनेस से कम होगी. फिर एक ब्राइट आएगा जिसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी. मतलब ब्राइट और डार्क की इंटेंसिटी अपने आप कम होती जा रही है, एंड आफ्टर अ व्हाइल दे विल मर्ज. इसको कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. ये क्यों होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे. एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे उसमें. और ये एक्सप्लेन होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट से. सबसे पहले वेव थ्योरी प्रोपेगेट किया था यंग ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि पहले था कॉर्पुसुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो न्यूटन ने दिया था. Young came and did this experiment and he was able to explain this based on the wave theory. तो ये मान लिया गया है कि वेव जो है डबल स्लिट में इस टाइप का पैच देगा और पार्टिकल सिर्फ 2 पैच देगा. जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को डाला
व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम वाज सेंट, they expected दो पैच दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, दे सॉ एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इनको समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल होते हैं, ये वेव जैसे कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं? वेव के लिए यू नीड टू हैव इंटरफेरेंस हैपनिंग। मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूं, जैसे आप साइन वेव देखिए, ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लीजिए कि एक वेव जा रहा है, एक और वेव आके उस पर लगा, अगर वो वेव बिल्कुल इसके फेज में ही है और मान लीजिए उसका वेवलेंथ भी उतना ही है जितना इसका वेवलेंथ है, तो अगर वो भी इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ तो जो नेट वेव होगा ना वो दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके बनेगा। तो अगर मान लो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो 2 मीटर हाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फेज डिफरेंस π/2 से हिल गया, मतलब दूसरा वेव शुरू यहां से कर रहा है, तो यहां से करेगा तो इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट कैंसिल करेंगे, वहां हो जाएगा फ्लैट, ठीक है ना। तो वहां वो फ्लैट हो जाएगा, तो जब फ्लैट हो जाएगा तो वहां पे आपको डार्कनेस दिखाई देगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज डार्कनेस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लाइट प्लस लाइट। दोनों लाइट के वेव ऐड हुए तभी तो डार्कनेस आ रही है, तो वन कैन ऑलवेज से डार्कनेस इज बिकॉज ऑफ लाइट यहां पे, ठीक है। अब होता क्या है, जो लाइट, क्योंकि लाइट एक वेव है, ठीक है, तो अब मान लो यहां से एक लाइट गई यूं, यहां से एक लाइट गई यूं, कैन यू सी दोनों के पाथ इक्वल होंगे? जब सेंटर पॉइंट पे मिलना हो तो दोनों के पाथ इक्वल होंगे, तो जब दोनों के पाथ इक्वल होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे, क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है, तो आपको बड़ा सा पैच दिखाई देगा ब्राइट लाइट का। कहां दिखाई देगा? यहां पर बीच में। लेकिन जब यहां पे देखना हो तो लाइट गई, ये वाली लाइट, ये तो गई सीधी यूं, लेकिन ये वाली जाएगी टेढ़ा, दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया ना। और अगर पाथ का डिफरेंस, इतना डिफरेंस हो गया π/2 का, तो वहां पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्रेस्ट विद ट्रफ, इसका ट्रफ विद क्रेस्ट, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वहां डार्क पैच मिलेगा। तो ऐसे होते हैं पैच। और इलेक्ट्रॉन को जब इन्होंने बीम पास किया, दे गॉट एन इंटरफेरेंस पैटर्न, so they realized electron is behaving like a wave, so that is how the wave theory came, but electron also behaves like a particle. तो they said अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? उन्होंने कहा एक्सप्लेन मत करो, चुपचाप कहो इट हैज अ ड्यूअल बिहेवियर। क्यों वगैरह हम नहीं जानते भैया, इतना मत पूछो हमसे, हमें पता है वो क्या बिहेव कर रही है, यही जानना बहुत बड़ी बात है। क्यों वगैरह तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन ऐसा है। अब आपकी नाक ऐसे क्यों है, इसका क्या लॉजिक है? नाक क्यों है ये बता देंगे हम, कैसे बता देंगे हम, लेकिन क्यों इसी शेप में क्यों है, व्हाई नॉट अ स्फीयर, जो जोकरों का नहीं होता। तो दोस थिंग्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हुआ क्या, पता था मेरे को पंगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, आई न्यू इट, पंगा तो होना ही था। ऐसे खुल तो गया था सब। चलो यहां तक तो पहुंचे गए। हाँ जी साहब, इसीलिए कहते हैं सेव करते रहा करो। रेजोनेंस इफेक्ट। So now when we talk about resonance effect, मैं आपको बेसिकली एक आइडिया बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम वेव क्यों मानते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली दिखाता है हमको। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, याद है, जिसमें आपने कहा था जी ये शेप होगा, ये स्ट्रक्चर होगा।
फिर एंड में जाते जाते जब बड़े खुश हुए जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गया, नाउ वी कैन मेक ऑल द स्ट्रक्चर्स, दे सडनली टेल यू बट इट डजंट वर्क बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल। तो फिर आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि समझ में आया ही नहीं, बस उसको रटना पड़ा कि ये सीक्वेंस होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, दैट्स ऑल वी कैन डू, वी रियली कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच इज द राइट अप्रोच बिकॉज इट ट्रीट्स द इलेक्ट्रॉन लाइक अ ड्यूअल थिंग। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने किन मॉलिक्यूल्स के लिए की थी याद है? डायटॉमिक, वो भी होमोन्यूक्लियर। हेट्रो को तो रटना पड़ता है, होमोन्यूक्लियर का आप कुछ कर सकते हैं, उसमें भी लफड़ा, नाइट्रोजन के पहले कुछ, फिर ऑक्सीजन कुछ और सीक्वेंस बदल जाता है, और ये नहीं समझ में आता क्यों, बस होता है। अब इमेजिन करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हाल होगा अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा दो तो। डायटॉमिक तो दूर, यहां तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, आपने देखा होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कितना बढ़िया था, कितने बढ़िया बढ़िया मॉलिक्यूल थे आपके पास। तो अब आप सोचो उस साइज के मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओ तो क्या हाल होगा आपका, लोगों का भी हाल खराब ही होता, आपका तो खैर होना ही था। तो फिर लोगों ने कहा यार ये मुश्किल है, लेट अस डिवाइस अ मेथड बाय विच आंसर सही आए लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आए। तो लोगों ने कहा चल भाई एक फंडा दिखाते हैं तुम्हें, उसका नाम है रेजोनेंस। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद लगाओ रेजोनेंस, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता। तो रेजोनेंस इज द ब्रिज बिटवीन द एंड ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द कंक्लूजंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट विल लीड यू टू द सेम कंक्लूजंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा होगा या तो बॉन्ड 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लेकिन एमओटी में याद है आपको बॉन्ड ऑर्डर कई बार फ्रैक्शन भी आता है। रेजोनेंस आपको बताएगा फ्रैक्शन क्यों आता है। रेजोनेंस एक कहानी है, झूठ है ये, क्योंकि अप्लाई तो आपको एमओटी करना था, ये तो एक साइड रास्ता है ऐसे वहां तक पहुंचने का। लेकिन अगर हम इस रास्ता को पकड़ ले पहुंचेंगे सही जगह पे, तो इसलिए वी डिवाइस दिस रेजोनेंस थ्योरी। अब इसमें क्या करते हैं देखो, रेजोनेंस इफेक्ट is defined as delocalization of pi electrons। हम कहते हैं साहब पहला वर्ड है डीलोकलाइजेशन, यहीं पे वेव थ्योरी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर है उसके वजह से जो इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव है, उसका जो वेव नेचर है उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It is the manifestation of the wave nature of electrons. अब हम क्या करते हैं, आपने रेजोनेंस वैसे पढ़ा तो होगा ही केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ तो याद होगा, याद उसमें स्ट्रक्चर बनाते थे कुछ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेव नेचर को कभी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये एक पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज अ पार्टिकल मूव्स लाइक दिस इट डजंट बिकम अ वेव। वेव का मतलब होता है हर जगह है एक साथ एक ही टाइम पे। मेरी आवाज कहां है,
तो अगर मैं पूछता पेन कहां है, तो आप कह सकते हैं पेन आपके हाथ में है, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। वैसे आवाज कहां पे है, इट इज डीलोकलाइज्ड, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो इसलिए वेव नेचर को हम कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, असली मॉलिक्यूल को कभी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स और पेरेंट स्ट्रक्चर्स। हम पहले उन्हें ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर मैं लिखवाता हूं। सपोज मेरे पास कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन आप किसी ने ऐसा ड्रॉ किया, कोई दूसरा है उसने ऐसा ड्रॉ किया होगा, कोई और ऐसे ड्रॉ कर सकता है। तो रेजोनेंस थ्योरी कहती है तीनों ड्रॉ करो। अब आप कहेंगे तीनों एक ही तो है, एक ही नहीं है, एक जैसे हैं। टू आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर। है तो दो लोग। सो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एटम्स ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है, पोजीशन बदली है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने। इसका डबल बॉन्ड इधर आ गया, इसका चार्ज यहां चला गया। सिमिलरली थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अब इस ऑक्सीजन से पूछो इस पे क्या बीत रही है यहां पे, वो कहेगा यार यहां तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और यहां पूछो यहां क्या तेरे पास, वो कहेगा डबल बॉन्ड है। ओ के लिए तो बदला ना सिचुएशन। तो वो दोनों स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सिमिलर है। तो आप तीनों ड्रॉ करिए, और फिर तीनों ड्रॉ करने के बाद खुश हो जाइए, क्योंकि असली मॉलिक्यूल इन तीनों में से कोई भी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मैनेज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स विच द मॉलिक्यूल इज नॉट। फिर आप कहेंगे मॉलिक्यूल क्या है, हम कहते हैं मॉलिक्यूल इन तीनों का हाइब्रिड है, इन तीनों का क्रॉस है, इन तीनों के मिक्सचर से बना है, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। अब क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल द थ्री आर सिमिलर, दे विल ऑल हैव द सेम एनर्जी, दे विल हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द हाइब्रिड। 1/3 इसके जैसा, 1/3 इसके जैसा, 1/3 इसके जैसा। अगर तीनों का 1/3 आ गया तो असली मॉलिक्यूल कैसे दिखता होगा, वो ऐसे दिखाई देगा। ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहां डबल है, यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है, दो में डबल है, तीनों की कंट्रीब्यूशन 1/3 है। तो ये बॉन्ड है डबल इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसकी कंट्रीब्यूशन 1/3 है। ये बॉन्ड है सिंगल दूसरे स्ट्रक्चर में जिसकी कंट्रीब्यूशन 1/3 है। ये बॉन्ड है फिर डबल तीसरे स्ट्रक्चर में जिसकी कंट्रीब्यूशन 1/3 है। फाइनल क्या है बताओ? ये सी और ओ के बीच का जो बॉन्ड है, ये यहां पे डबल है और इसकी कंट्रीब्यूशन 1/3 है। तो इस बॉन्ड का एक्चुअल इफेक्ट आ रहा है 2/3। यहां है 1, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां फिर 2, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई? 5/3। 5/3 कितना होता है? 1.6। तो एक्चुअली में सी और ओ का ये वाला जो बॉन्ड है वो 1.6 बॉन्ड है। फ्रैक्शन में आ गया ना, यानी कि एक्चुअली में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे यहां नहीं है, ये फैले हुए हैं, वेव है। और ये हर बॉन्ड में होगा क्योंकि सारे बॉन्ड 2 बार डबल है और 1 बार सिंगल है। अच्छा बाय द वे, इसमें टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 5। टोटल 5 बॉन्ड है ना इधर। तो अगर हर बॉन्ड 5/3 है, ईच इज 5/3, 5/3, 5/3, टोटल कितना हुआ? 5। बस हमने फर्क क्या था,
हमने माना था, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सोचा 2 डबल होंगे 1 सिंगल होगा, एक्सपेरिमेंट कहता है 5/3। अब लोगों ने कहा यार ये 5/3 कहां से आ गया, तो 5/3 आने के लिए उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, आप मान लो ये स्ट्रक्चर, आप मान लो ये स्ट्रक्चर, ये तीनों मानो और तीनों को हाइब्रिड दे, सोचो क्या होगा। और क्योंकि तीनों यहां पे एक जैसे हैं, दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली, ईच बॉन्ड विल बी ऑफ द सेम लेंथ एंड इन दिस केस इट इज 5/3। कोई आपसे पूछे यार ओ पे चार्ज कितना है कार्बोनेट पे, अगर आपने सिर्फ ये ड्रॉ किया होता ना तो आप पूछते कौन सा हो, लेकिन अब आप देखिए सारे ओ एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, 2 में नेगेटिव है, हर ओ में 2 बार नेगेटिव आ रहा है, 1 बार 0 आ रहा है। तो अगर चार्ज को हमसे पूछे, हम कहेंगे -1 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/3, 0 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/3, देन अगेन -1 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3। कितना हुआ ये, हर एक का -2/3 होगा तो टोटल कितना होगा, वही है, देखो टोटल चार्ज -2 है, CO3 2-। ये है रेजोनेंस इफेक्ट। अब अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सीधा यूज करते, रेजोनेंस वगैरह की बातें ना करते, तो हमारा आंसर यही आता, बॉन्ड ऑर्डर आता 1.6। बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चाहिए होगी, तो हमने कहा वो सब छोड़ो, ये सिंपल तरीका है। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए ना, ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है ही नहीं जैसे हमने 3 ड्रॉ किया, एक्चुअली में तो वो इमेजिनरी वाला है जिसमें 1.6 बॉन्ड है। अब 1.6 बॉन्ड को ड्रॉ कैसे करोगे, सिंगल तो ड्रॉ कर सकते हो, 0.6 को कैसे ड्रॉ करोगे। इसलिए हम कहते हैं आप ऐसे सोच लो, 3 ओ, कम से कम एक बॉन्ड तो पूरा है, और 0.6 को ऐसे डॉटेड से दिखा दो, ऐसे दिखा दो आप, और हर एक में लिख दो -2/3 -2/3 -2/3। ये है असली मॉलिक्यूल। एंड व्हाई इज द मॉलिक्यूल लाइक दिस, बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आ रहा है। देखो जी, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मान लो आप रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आपको 2000 का नोट नीचे फेंकना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा समझ में आया, यू हैव टू से यस और नो। इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, ड्रॉप 2000 रुपीज। मुझे फेंके हुए पैसे उठाने में कोई शर्म नहीं आती, फेंक के देखो, गो अहेड। आप कह दो ले तेरे मुंह पे मार रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, प्लीज गो अहेड, आई वुड वांट यू टू थ्रो इट ऑन माय फेस, ओके, क्रश इट एंड थ्रो, प्लीज ना। तो इसलिए व्हेन आई आस्क यू रेस्पॉन्ड, आप लोग ना बिल्कुल ऐसे तो शॉक्ड नहीं होता कोई, जैसे जब मान लो गाड़ी जा रही है एकदम ब्रेक मारे, शॉक नहीं लगता, वैसे बैठे हो, आया समझ में, अगर समझ में आया कि नहीं, नो, फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं आगे बढ़ूं या वही बढ़ाऊं, ठीक है। आर यू ओके विद दिस। हाँ बेटा, पैसे की बात होती तो हाँ तो बोलोगे ही, पैसे की बात जो है। चलो जी, ये था रेजोनेंस इफेक्ट, मैं आपको भी लिखवा रहा हूं ये। सो रेजोनेंस इफेक्ट में हम जो है molecules are considered to be the hybrid of some parent structures. Molecules are considered to be the hybrid of some parent structures which are
known as canonical forms. The canonical forms are drawn based on valence bond theory. करेक्ट? गायब हो गया. ठीक है. द हाइब्रिड is the weighted mean. The hybrid is the weighted mean or weighted average of the canonical forms. इसीलिए हमने वो वन थर्ड किया था ना, वो है वेटेड मीन. इसकी कंट्रीब्यूशन वन थर्ड है, इसकी कंट्रीब्यूशन वन थर्ड है. लेकिन अगर तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हों तो आप बता नहीं सकते कितनी कंट्रीब्यूशन होगी. मतलब वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड. यू कैन गेस कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू. while drawing all canonical forms, while drawing all canonical forms, the position of atoms is not fixed. Sorry, उल्टा कह रहा हूं. Is fixed. Position of atoms is fixed. Only position of electrons change. The energy of the hybrid is lower than that of all canonical forms. मॉलिक्यूल जो हाइब्रिड है ना, उसकी एनर्जी सबकी एनर्जी से कम है. मतलब वो वेटेड एवरेज नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल को हुलिया वेटेड एवरेज है. द एनर्जी इज लोअर देन ऑल दी अदर्स. रेजोनेंस होता इस वजह से है ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो. ठीक है. भाई साहब क्या स्ट्रगल बनाते रहते हुए है, बिल्कुल नो इमोशन. मतलब ऐसा स्ट्रगल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली मतलब बंदे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब टीचर और सोचे नहीं इसकी आंखें ऐसे कर रही हैं. अच्छा, अब सवाल है कि साहब रेजोनेंस शो करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए? मिनिमम कंडीशन फॉर नहीं, लेट मी नॉट कॉल इट मिनिमम, लेट मी कॉल इट नेसेसरी. आप भी रब कर लो.
नेसेसरी, नेसेसरी में कितने सी आते हैं? एक ही सी। मुझे हमेशा ये डबल और सिंगल वाले बड़े चक्कर पड़ते हैं यार। ये ठीक है? नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस। रिमेंबर, दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। हो सकता है एक मॉलिक्यूल ये सारा कंडीशन रखता हो, रेजोनेंस शो ना करे। उसके रीजन आप बाद में जानेंगे, और कौन से मॉलिक्यूल बाद में जानेंगे आप। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस, मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अब ये कॉन्जुगेटेड का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में इसका मीनिंग अलग अलग है। वैसे कॉन्जुगेशन मींस ऑल्टरनेट। अब कॉन्जुगेटेड क्या पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट एज इट इज आप नोट कर लो, इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सेकेंडली, ऑर्बिटल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब ये प्रॉपरली ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ये भी समझ में आएगा। ये दो कंडीशन है फॉर अ मॉलिक्यूल टू हैव इन ऑर्डर टू शो रेजोनेंस। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये मैं इसको एक्सपैंड करूंगा अभी। आई जस्ट राइट डाउन द बेसिक पॉइंट्स, फिर मैं आपको इस पे एक्सपैंड करके बताऊंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल जब से पैदा हुआ और जब तक मरेगा तब तक ये इफेक्ट उस पर होगा। इट इज ए नीड बेस्ड इफेक्ट। आपको याद है मैंने आपको इंडक्टिव में बताया था ऑलवेज इफेक्ट। ये ऑलवेज नहीं है, ये नीड बेस्ड है। भाई जरूरत है तो होगी, जरूरत नहीं है नहीं होगी। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि भाई रेजोनेंस इज लाइक फ्लोइंग ऑफ करंट। करंट जाएगा, करंट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, इट विल गो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन रीजन टू लो इलेक्ट्रॉन रीजन। यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो गए तो क्यों जाएगा करंट? देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली रेजोनेंस विल ओनली अकर व्हेन देयर इज अ नीड। मान लो कॉन्जुगेशन है, ऑर्बिटल अप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड है, बट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, देयर विल बी नो रेजोनेंस टेकिंग प्लेस देयर। एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ दिस एज आई गो आगे। ठीक है? इट्स ए नीड बेस्ड इफेक्ट एंड इट्स ए रिलेटिव इफेक्ट। मतलब आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस प्लस आर होता है, इसका माइनस आर होता है। इंडक्टिव में पढ़ते हैं प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस में प्लस आर माइनस आर नहीं होता। मतलब प्लस आर माइनस आर नहीं होता, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से दे रहा है तो प्लस आर कहेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से ले रहा है तो माइनस आर कहेंगे। लेकिन किसी ग्रुप को आप ब्रांड नहीं कर सकते कि ये प्लस आर है या माइनस आर, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कनेक्टेड किससे है, वो रिलेटिव है। अगर इस पे उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये देगा, उस पे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये लेगा उससे। तो ग्रुप कैन फंक्शन एट बोथ प्लस आर एंड माइनस आर डिपेंडिंग अपॉन टू विच इट इज कनेक्टेड विथ। एंड देयरफॉर वी डोंट स्टेट that these groups are categorized as plus R and these are minus R. It depends on the situation. ठीक है?
इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर। नीड बेस्ड, नीड बेस्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, शायद समझ में ना आए आपको, बट वैसे आपने किया तो है वैसे साल ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ये है साहब, इसमें देखिए बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बाहर है एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन CH2 प्लस को देगा बाय रेजोनेंस, प्लस R, पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस प्लस R। यहां पे O पे इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा है, उसमें तो पूरा एक ही पे कॉन्सेंट्रेटेड है, माइनस है उसमें, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेटिव इफेक्ट। आपने कहा नीड बेस्ड, नीड बेस्ड यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों जगह लगभग सेम है, एक पार्ट मॉलिक्यूल का और दूसरा पार्ट है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो ना ये इसको देगा ना ये इसको देगा, जबकि कॉन्जुगेशन होगा सारे ड्रामे होंगे। सो वो है नीड बेस्ड, मतलब जस्ट बिकॉज ये कंडीशंस मीट हो चुकी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रेजोनेंस होगा, वो नीड क्या है, जरूरत है तो होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। वो आगे आप एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। इसमें और कुछ पूछना हो? ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ बेसिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दिस आई विल स्टॉप। जब हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना तो वी यूज एरोज। फुल एरो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ एरो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। एरो का जो टेल है वो बताएगा यहां से मूव कर रहा है और एरो का हेड बताएगा यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है, मैंने ऐसे दिखाया एरो, इसका मतलब यह है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब याद रखो ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन मस्ट बिलोंग टू ए एंड 1 टू द अदर एटम। बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन, so A must have effectively lost 1, so the result will be A lone pair positive charge, बॉन्ड चला गया। तो अगर ऐसा ड्रॉ करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं ए लोन पेयर और ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एरो का टेल ए पे है, एरो का हेड बॉन्ड पे है। इसका मतलब यह है कि ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं उससे एक बॉन्ड बनाया। जब लोन पेयर से कोई बॉन्ड बना तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यूज करे। अब कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी कहता है अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ओनली बी फॉर्म्ड व्हेन बोथ पोर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों को इक्वली शेयर करना है। अब कई बार क्या होता है कि एक पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, एक पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, एक बार एक अमोनिया मॉलिक्यूल था, काफी साल पहले, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था। नाइट्रोजन बड़ा खुश था, ऑक्टेट उसका पूरा था, 3 बॉन्ड थे, 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड से आ गए, एक लोन पेयर 8, वेरी हैप्पी। उसके पास आया एक भिखारी H+, था ही एक इलेक्ट्रॉन और वो भी गया।
अब वो आया अमोने के बाद, उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो एन ने कहा चलो व्हाई नॉट। बट फिर एन ने कहा यार देख, बॉन्ड बना सकता हूं मैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी कहती है कि तू एक इलेक्ट्रॉन डाल मैं एक डालूं, यहां तो उल्टा चक्कर है, तेरे पास तो एक भी नहीं है। तो एक्सप्रेस ने कहा एक काम कर, ज्यादा टेंशन ना ले, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे पहले। तो एन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस को दे दिया। जैसे उसने एक्सप्रेस को दिया, एक्सप्रेस का चार्ज क्या हुआ? H, 0। लेकिन अब प्लस आ गया एन पे, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना। अब एन ने कहा चल एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक तेरा, बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड बना लिया, तो प्लस किस पे है? एन पे। तो ऐसा जन्म हुआ अमोनियम आयन का। सच में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उसमें हमेशा प्लस आएगा, और जो रिसीवर है उस पे आएगा माइनस। अब अगर पहले से प्लस है तो प्लस पे माइनस ऐड होकर 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस जरूर आएगा उस पे। तो अब बताओ जी इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब इस एरो का हेड इसी बॉन्ड पे है, तो यानी कि अब ए का बॉन्ड हो जाएगा डबल। हेड तो एरो पे, इस बॉन्ड पे ही है ना, तो ये बॉन्ड हो जाएगा डबल, लेकिन ए का लोन पेयर गायब हो गया। और चार्ज प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है प्लस। इफ एन एटम फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट्स लोन पेयर, इट इज प्लस। ये समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस डू द अदर पार्ट। सपोज ए ऐसा है और हमने ऐसे दिखाया, इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा? ए लोन पेयर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव। यानी कि किसी ने अपने कोऑर्डिनेट, अपने लोन पेयर किसी से इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब अब ये रिसीवर है, एरो आ रहा है ना पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है, पहले मान लो एक इस पे ट्रांसफर हो गया, फिर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, तो पहले एक इस पे ट्रांसफर हुआ तो ये माइनस हो गया। एक चीज और बता देता हूं देना रिलेटिव को, अगर ऐसे दिखा दें तो ए का बॉन्ड गया लोन पेयर और नेगेटिव, और वो अलग बात है कि इसमें एक्चुअली 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे आ गए ना। तो या तो 2 लोन पेयर दिखा दो या एक लोन पेयर दिखा के माइनस लिख दो, एक ही बात है। ये समझ में आया? अब मैं चाहता हूं आप इसको देखिएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, एक चीज बिफोर यू गो। अरे क्या हो गया? अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आती रहे रोज, तो आपने काम करना है रोज। अगर आपने आज इसे घर जाके नहीं पढ़ा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। द ओनली वे टू वर्क स्मार्ट इज टू वर्क एवरी डे। रेगुलर वर्क विल मेक श्योर दैट यू डू लेस वर्क एंड यू गेट बेटर रिजल्ट। तो आज आप घर जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, और फिर मेरे को अगली क्लास, अब मुझे मालूम नहीं अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास में आप मेरे को पूछेंगे आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। अगर आप सुनो, आज तो आपने पढ़ना ही है, क्लास अगर कल हुई तो कल आने के पहले एक बार पढ़ना है, सुबह सुबह पढ़ना है, या परसों क्लास हुई तो मतलब आपने एक बार पढ़ना है जिस दिन हो रहा है, और जितने गैप्स आएंगे क्लास के बीच में उतने गैप्स में अपने पढ़ते रहना है रोज, तभी आपको क्लास में ऑर्गेनिक समझ में आएगी। अगर आपने आज नहीं पढ़ाई करी या आज पढ़ के उस दिन नहीं पढ़ाई करी, दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए।